आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, जेएसएससी सीजीएल हो या फिर कोई अन्य एग्जाम, हर एक एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साइंस के क्वेश्चंस किसी भी लेवल का सेट कर दिया जाए, कितना भी टफ सेट कर दिया जाए, इस कंटेंट के बाद यहाँ जो कंटेंट कराया जाएगा, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे होंगे, यकीन मानिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप तक एक बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पहुंचाने में हमें एक मनोबल, एक मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके पूरे कंटेंट को, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखिएगा। आपको क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो उससे पहले हम ये बात करेंगे कि एटम क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, और जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बोले, मैटर बोले, सब्सटेंस बोले, पदार्थ बोलिए, मटेरियल बोलिए, तो वो किस चीज से बनता है। कोई भी पदार्थ जो है अपने सबसे छोटे यूनिट, अगर उसके सबसे छोटे फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो हमने देखा था, उसे कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो इसके बारे में तो आप बिल्कुल इसको जानते होंगे, एटम, परमाणु। तो इसके बारे में हमने देखा था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई क्या कहलाती है, एटम कहलाती है, परमाणु कहलाती है। जैसे कि अगर हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो सेल होता है वो क्या होता है, कोशिका, यानी कि जो हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट होता है। हमारा जो बॉडी बनता है किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलकर जो है आपका एक बॉडी बनाता है। तो इस प्रकार से एक हायरार्की में चलते रहता है। तो उसी प्रकार से एक पदार्थ, अगर किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी मटेरियल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस की बात करें, तो वो एक छोटे से यूनिट से मिलकर के बना होता है, फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट से बनकर बना होता है, जिसको कि एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम, परमाणु कहते हैं। अब इसको भी तोड़ दिया गया है, जिसको कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लेकिन यहां पर जो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल, जो मैटर है, वो क्या है, एटम है। ये तो आप लोग समझते होंगे। अच्छा, एटम का जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या, जैसे कि अगर एक बॉडी आप देखते हैं किसी भी लोग का, तो एक बॉडी का जो सेल होता है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसको मिलकर के एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाता है। तो अगर देखा जाए तो एटम जो होता है, जिससे मिलकर कोई पदार्थ बनता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर, मान लिया कि आपके हाथ में कोई पेन है, तो पेन के अंदर एक सेम एटम जो है, पेन का एटम छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के वो पूरा एक पेन बना है, वो पूरा एक मैटर बना है, ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो ये जो मैटर होता है, ये नेचर में क्या इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है, प्रकृति में यह स्वतंत्र अस्तित्व में एटम नहीं है। प्रकृति में आप इसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं देखेंगे। ये मिलकर के जरूर बनाता है मैटर, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस स्वतंत्र नहीं होता है। अच्छा, जितने भी पदार्थ हैं सभी परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ एटम। सभी प्रकार के परमाणु जो है, पदार्थ जो है, किससे मिलकर के बने होते हैं, मैटर से मिलकर के बने होते हैं, सॉरी, एटम से मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और जब कोई भी पदार्थ, जब कोई भी मैटर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है, जब कोई पदार्थ, ऑब्जेक्ट, मैटर केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, तो उस पदार्थ के सारे एटम, हर एक एटम उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ऐसा तो ये नहीं कह सकते हैं, अगर मान लिया कि यहां से आयरन है और इधर आपका कोई एक मेटल है, दोनों के बीच एक रिएक्शन कराया जाए, कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाए, तो ये आयरन का कोई एक एटम नहीं कहेगा कि अरे हम तुम्हारे साथ भाग नहीं लेंगे, इस रिएक्शन में हम भाग नहीं लेंगे, नहीं, हम रूठे हुए, हम भाग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कह सकता है। पदार्थ के हर एक एटम, जिससे मिलकर के एक छोटे छोटे जो सबसे लास्ट एटम है, जिससे मिलकर के पदार्थ बनता है, वो सारे एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ईच एंड एवरी एटम ऑफ सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एटम को खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। यहां पर खुली आंखों की बात किया जा रहा है, तो यहां पर यह नहीं बोलने लगेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो अलग बात है। तो खुली आंखों से हम एटम को नहीं देख सकते। सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। सब्सटेंस क्या होता है, जो क्या कोई स्थान घेरे, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका अपना कुछ मास हो, जो विजिबल हो, ठीक है, जो दिखाई देता हो, तो ये क्या है, आपका एटम है, सब्सटेंस है।
अब जैसे कि एक एक सेल से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन मिलकर के कोई जो बॉडी का सिस्टम होता है, अंग वो बनाता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, एक एक करके सेल, लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। उसी प्रकार से अगर बात करें, कोई घर आप बनाते हैं, ठीक है, तो जब घर आप बनाते हैं तो आपके घर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, आपका एक ईंटा है। वही एक एक ईंटा से मिलकर के पूरा घर बनता है, एक एक ईंटे से मिलकर के पूरा घर बनता है। तो ईंटा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, वो ग्रुप बनाता है। क्या, सेल अपना ग्रुप बना करके कुछ और चीज बनाता है, ईंटा अपना ग्रुप बना करके एक समूह में आकर के कुछ और बना देता है, घर बनाता है, रूम बनाता है, दरवाजा, जो भी बनाइए, ठीक है, चार दीवारी बनाता है, अलग अलग उसके बनाइए, जिस प्रकार से वो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से एटम से मिलकर के आगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आगे कंपाउंड, मिक्सचर, सब कुछ बनता है। लेकिन उसका फंडामेंटल शुरुआत कहां से होता है, उसका ओरिजिन कहां है, तो वो आपका एटम है। तो देखिए, एटम, जब एटम कोई परमाणु है, बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। लेकिन ये एटम अगर है, जैसे कि ये एटम बहुत सारे मिलकर के पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, आपस में मिल करके बहुत पदार्थ बनाते हैं। मान लिया कि बहुत सारे एटम, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम मिलकर के कोई पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एटम के एक एक एटम एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट ना करे, ठीक है, अगर अभिक्रिया नहीं करे, बनाया मिलकर के एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, समूह में बैठा हुआ है, सारे के सारे एटम आपस में मिलकर के बैठा हुआ है, लेकिन सभी के सभी एटम जो है, जो इस प्रकार से अगर जो ग्रुप बना करके यहां पर बैठे हुए हैं और सारे के सारे एटम एक दूसरे में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई मेल मिलाप नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, तो उस प्रकार से अगर एटम मिलकर के कोई पदार्थ बनाता है, याद रखिएगा, अगर कोई एटम मिलकर के पदार्थ बनाता है और अगर एटम, जो एटम मिलकर के पदार्थ बनाता है, सारे के सारे एटम एक दूसरे से कोई लगाव नहीं, एक दूसरे से कोई भाईचारा नहीं, एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं, एक दूसरे से कोई मारपीट नहीं, एक दूसरे से कोई लगड़म लगड़ाई नहीं, तो अगर कोई रिएक्शन नहीं करके एटम कोई पदार्थ बनाता है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट, उसे हम कहते हैं तत्व, कहते हैं क्या, कहते हैं, उसी को कहते हैं हम तत्व। तो आप एक बात बताइएगा कि अगर कोई एटम, बहुत सारे एटम मिलकर के अगर कोई पदार्थ बनाता है और आपस में कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि अगर मान लिया कि कोई रूम है, ठीक है, और उस रूम में तुम्हारा कोई भाई, भतीजा, चाचा, चाची सब आकर के बैठ गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे कहीं भी आप रैंडमली कहीं जाकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, तो ये इससे बात नहीं कर रहा, ये इससे बात नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इसका बात इसके पास, इसका बात इसके पास, तो एक दूसरे के बात में क्या हो रहा है, इसके पास जितना इसके पास है वही इसके पास रहेगा, ये अपना कुछ उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि क्या है, ये प्योर अवस्था में बैठा हुआ है, ये शुद्धतम अवस्था में बैठा हुआ है, इसमें कोई भी प्रकार का इंप्योरिटी नहीं आ रहा है। इंप्योरिटी का मतलब ये अशुद्धि नहीं होता है, इंप्योरिटी का मतलब कि जितना मेरे पास है, ठीक है, जितना मेरे पास है उतना ही है, अलग से कोई चीज अगर हम मेरे में डाला जाए तो वो इंप्योरिटी है, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर कुछ रिएक्शन ही नहीं हो, कोई किसी से बात ही ना करे, कोई किसी का बात, एक दूसरे का भेद ही नहीं जाने, तो वहां इंप्योरिटी का बात ही नहीं आएगा, वहां अशुद्धता का बात नहीं आएगा। तो एलिमेंट जो है वो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, किसका, पदार्थ का। तो जैसे कि एटम मिलकर के, बहुत सारे एटम मिलकर के पदार्थ बनाए, अगर कोई रिएक्शन नहीं करे तो वो एलिमेंट बनाता है, अगर रिएक्शन कर जाए, ठीक है, अगर रिएक्शन करके बनाए तो वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूल कहलाता है, अणु कहलाता है, याद रखिएगा, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। जब एटम मिलकर के पदार्थ बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी प्रकार का लगड़म लगड़ाई नहीं होता है, पकड़म पकड़ाई नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है, तो वो उस पदार्थ से जो बनाता है उसे तत्व कहते हैं। और अगर कोई अभिक्रिया कर ले, ठीक है, अगर रिएक्शन आपस में कर ले, मान लिया कि ये 10 एटम है और सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो जाए, सबका बात एक दूसरे के साथ, इसका बात उसके साथ, उसका बात इसके साथ, तीसरे का बात चौथे के साथ, तो सब एकदम एक दूसरे से रिएक्ट हो जाए, इसका प्रॉपर्टी उसमें, उसका प्रॉपर्टी इसमें घौंज मौज हो जाए, रिएक्शन कर ले, तो उस प्रकार से जो पदार्थ बनता है एटम के द्वारा वो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो इस सब का ओरिजिन कौन हो गया, एलिमेंट का ओरिजिन कौन हुआ भैया, एटम हो गया। मॉलिक्यूल का ओरिजिन कौन हुआ, एटम हुआ। ये भी पदार्थ है, लेकिन किस प्रकार का पदार्थ, कैसे बनाया, एटम जब रिएक्शन करके कोई पदार्थ बनाए मॉलिक्यूल, एटम जब कोई रिएक्शन ना करे वो कहलाता है एलिमेंट, तत्व। तो एलिमेंट क्या हो गया, शुद्धतम अवस्था, शुद्धतम, ठीक है। और ये जो
मॉलिक्यूल क्या हो गया, इम्प्योर अवस्था हो गया पदार्थ का, अशुद्ध अवस्था हो गया पदार्थ का, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए अभी क्या है कि जो एक एटम का गुण होगा, जो एक एटम का गुण होगा वही आपके जब एलिमेंट, जब सारे एटम आपस में मिल करके, जब सारे एटम एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कोई बातचीत, किसी भी प्रकार का मेल मिलाप या किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये बताइए इस एटम का जो अपना गुण होगा, जो इस एटम का गुण होगा, इसके पास भी वही गुण, इसके पास भी वही गुण, इसके पास भी वही गुण, इसके पास भी वही गुण। मतलब कि जब एक समान एटम मिल करके बिना किसी रिएक्शन का कोई एक एलिमेंट बना दे, ठीक है, ग्रुप बनाया, समूह में एलिमेंट तो बना लिया, तत्व बन गया, ठीक है, लेकिन इस तत्व का जो गुण होगा, इस तत्व का जो गुण होगा, प्रॉपर्टी जो होगा, वही क्या इस एक एटम का गुण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ग्रुप तो बनाया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। तो जो एक एटम का, जो इस एलिमेंट के एक एटम का प्रॉपर्टी होगा वही पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी में चेंज ही नहीं हो रहा, एक दूसरे में किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, बात का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो एक एटम का जो गुण होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, वही पूरे एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, यहां तो इतना समझ गए। अब देखिए यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल भैया के बारे में। अब मॉलिक्यूल कैसे बनाता है एटम, वो भी एक आपस में मिलकर के एक पदार्थ बनाता है मॉलिक्यूल, रिएक्शन करके। और जब रिएक्शन करेगा भैया, तो एक जो इस प्रकार से मान लिया कि बहुत सारे एटम एक जगह मिल गए, जब बहुत सारे एटम एक जगह मिल गए तो ये एटम जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, अब इसका बात जो था ये इसको दे दिया, ठीक है, तो इसके पास मान लिया पहले 5 बात था, अब 6 बात हो गया, इसके पास 7 था, इसके पास 8 था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक एटम का जो गुण था जब रिएक्ट करके बनाया और रिएक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनाया, तो बताइए कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी, अब चूंकि रिएक्ट करके बनाया है तो जो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, बताइए क्या इस एटम का जो प्रॉपर्टी होगा सेम प्रॉपर्टी क्या मॉलिक्यूल का होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन करके बनाया, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो एटम है, एटम का जो प्रॉपर्टी होगा जिससे मिल करके मॉलिक्यूल बना है, जिससे मिल करके एक एटम से मिल करके मॉलिक्यूल बना है, उस एटम का प्रॉपर्टी और जब मॉलिक्यूल बन गया उसका प्रॉपर्टी आपस में समान नहीं होगा। ये आगे हम लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं कि जब एक अलग अलग एटम है, सेम टाइप के एटम, और जब मिल करके बनाया एलिमेंट, ठीक है, तो एलिमेंट बनाया तो उसका कोई अलग से नंबर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका नंबर देने का, क्योंकि सबका प्रॉपर्टी सब एक जैसा, एक पूरे ग्रुप को अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट एक एटम कर सकता है, ठीक है, तो इसका केवल सिंबल होता है, इसका केवल हम लोग सिंबल लिखते हैं। जैसे कि अगर सोडियम का, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, सोडियम में सेम टाइप का एटम, सोडियम के एटम, बहुत सारे सोडियम के एटम मिल करके क्या बनाए, सॉरी सोडियम तो Na होता है, तो बहुत सारे सोडियम के एटम मिल करके सोडियम एलिमेंट बना दिया, ठीक है। अब इसके सोडियम एलिमेंट का जो एटम है एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इस एक एटम का सोडियम एलिमेंट क्या, एक एटम जो होगा वही प्रॉपर्टी पूरे सोडियम एलिमेंट का होगा। तो एलिमेंट का केवल सिंबल होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इसका केवल सिंबल होता है और इसमें कोई और नंबर से इसको नहीं इसका नंबर को नहीं दिया जाता, इसका संख्या नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे Na2, तो ये नहीं लिखा जाता, आप ये एलिमेंट इसको नहीं कहेंगे, फिर ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका कोई नंबर नहीं होता। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि सेम एटम मिल करके एक ग्रुप बनाता है, वो अलग चीज है, किसके बारे में, तो ये एलिमेंट होता है। अच्छा, एलिमेंट का जो तत्व है, तत्व जो पाया जाता है प्रकृति में, इसकी संख्या क्या है, लिमिटेड है, इसकी संख्या क्या है, लिमिटेड है। अभी तक जो तत्व नेचर में पाया गया है और जो मैन मेड है, दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो 118 लगभग तत्व अभी तक खोजे गए हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका तत्व, ठीक है, जिससे कि एटम मिल करके तत्व बना बिना कोई रिएक्शन के। और जब एटम मिल करके रिएक्ट करके कोई चीज बनाता है, पदार्थ बनाता है, तो वो मॉलिक्यूल है। अच्छा, जब एक जैसा एटम, एक प्रकार का एक जैसा एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाता है, तो वो कहलाता है आपका समपरमाणविक अणु। क्या कहलाता है, समपरमाणविक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक जैसा एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाए, और जब मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, रिएक्ट करके। तो ये एक जैसा एटम है लेकिन आपस में रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है, एक दूसरे से मेल मिलाप हो रहा है, एक दूसरे से जो क्या कहें
पकड़म पकड़ाई हो रहा है, सब एक दूसरे का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक जैसा एटम मिल रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं समपरमाणविक मॉलिक्यूल। तो जैसे कि अगर सोडियम का नाइट्रोजन का एक एटम, एक एलिमेंट और एक और नाइट्रोजन का एलिमेंट जब आपस में मिल जाए, ठीक है, एक इसमें भी सेम टाइप का नाइट्रोजन का ही एटम होगा, इसमें भी नाइट्रोजन का एटम होगा, और जब मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, N2 बनाएगा। ठीक है, एक टाइप के सेम एटम मिल करके जो मॉलिक्यूल बनाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, समपरमाणविक अणु कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, N2 इसको लिखते हैं, आप इसे Cl2 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक जैसे एटम मिल करके चूंकि रिएक्ट किया तब जाकर के Cl2 बना, O2 बना, तो ये सब क्या कहलाता है, ये मॉलिक्यूल है, अणु है और समपरमाणविक। अच्छा, अलग अलग प्रकार के अगर एटम आपस में मिल करके और रिएक्ट भी कर रहे हैं तब जाकर के मॉलिक्यूल, तो अलग अलग प्रकार के एटम अगर आपस में मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु। ठीक है, विषम परमाणविक अणु। मान लिया कि नाइट्रोजन का क्या हो गया एटम, नाइट्रोजन के एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है नाइट्रोजन का, और फिर ऑक्सीजन का ये, तो ये दोनों जब आपस में मिला तो क्या बनाया, NO2 बनाया। रिएक्ट किया आपस में, रिएक्ट करने के बाद अलग अलग एटम है, N का अलग एटम हो गया, नाइट्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग एटम है, और जब आपस में रिएक्ट करके जो अलग एक क्या बनाया, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया। तो अब बताइए, जो एक नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा और जो ऑक्सीजन का फ्रीली प्रॉपर्टी होगा, क्या वही प्रॉपर्टी आपको NO2 का दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इससे क्या पता चला कि अलग अलग एटम का जो कंस्टिट्यूएंट एटम होता है जिससे मिल करके मॉलिक्यूल बनता है, उसका प्रॉपर्टी और जो मॉलिक्यूल बन जाता है उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही प्रॉपर्टी वाटर में दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके HCl बनाया तो इसका प्रॉपर्टी अलग। तो यहां से आप क्या समझ गए कि जो कंस्टिट्यूएंट एटम जिससे मिल करके मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी अलग और एटम का प्रॉपर्टी अलग। अच्छा, इसकी संख्या जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी संख्या क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, कितना भी बनाया जा सकता है, कितना भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, NO2 है, आप क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को मिला करके बना सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ एस को, ओ को मिला करके H2SO4 बना सकते हैं। तो इसकी संख्या असीमित है, आप जितना बना सके, जितना रेशियो में आप मिला करके एलिमेंट्स को, कितना भी आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो इसकी संख्या क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है। तो यहां से क्या हो गया, एटम हमने देखा, एटम आपस में मिल करके पदार्थ बनाता है। एटम अगर जैसे कि बिना रिएक्शन के कोई पदार्थ बनाए तो वो एलिमेंट होता है, तत्व होता है। रिएक्ट करके अगर कोई पदार्थ बनाए तो वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल भी दो तरीके के हमने देखे, समपरमाणविक और विषम परमाणविक। समपरमाणविक मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो समपरमाणविक जैसे कि N2, Cl2, O2, तो ये सब हमने देख लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है और आपका तो जो एटम एलिमेंट है वो क्या था, पदार्थ का शुद्धतम अवस्था था। एलिमेंट जो है पदार्थ का शुद्धतम अवस्था, और जो अणु था, मॉलिक्यूल था, पदार्थ का अशुद्ध अवस्था है। अशुद्ध का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसमें अशुद्धि आ गई। अशुद्धि का मतलब कि जिस चीज से वो बना है, जिस एटम से वो बना है, उसका प्रॉपर्टी, और जब वो बन चुका तो उसका प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए वो इम्प्योर है। ठीक है, इम्प्योर है, ओरिजिन से वो मैच नहीं खा रहा, तो ये इम्प्योरिटी उसमें कुछ आ गया है, तब जाकर के उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो आप बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, आप सीधे साधे बच्चे हैं, किसी कॉलेज में गए आप एडमिशन कराने के लिए। जब आप एडमिशन कराने कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आपस में मिलते हैं। जब बहुत सारे बच्चे आपस में मिलते हैं तो एक बच्चा सीधा, दूसरा बच्चा बहुत हरामी। अब जब हरामी टाइप का बच्चा है, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, फूकने वाला, तो वो क्या करेगा, सीधे बच्चे को अपना प्रॉपर्टी उसके अंदर डाल देगा। क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी, उसे रिएक्ट करके अपना प्रॉपर्टी डाल देगा। तो बताइए कि उसका प्रॉपर्टी में चेंज होगा कि नहीं। तो वो जो जहां से आया था उसका प्रॉपर्टी अलग था, ओरिजिन उसका अलग था, लेकिन जैसे ही उसमें इंप्योरिटी आया, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो हम कहते हैं वो इंप्योर हो गया, उसमें कुछ और प्रॉपर्टी आ गया पहले की तुलना में। तो इसीलिए उसे इंप्योर कहते हैं। पदार्थ का अशुद्ध अवस्था हो गया आपका कौन, मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। क्या है मिक्सचर, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है। हमने देखा एटम, हमने देखा एलिमेंट, हमने देखा मॉलिक्यूल, यानी कि हमने देखा परमाणु, तत्व और
अणु, परमाणु, तत्व और अणु। तो देखिए जब एटम मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे एटम, दो या दो से अधिक एटम या फिर एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स अब आगे मिल करके आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। याद रखिएगा, मिक्सचर और कंपाउंड, मिश्रण और यौगिक। ठीक है, तो या तो एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, जब आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर कैसे बनाते हैं, बिना किसी रिएक्शन के। क्या, बिना किसी रिएक्शन के, अगर कोई रिएक्शन ना करे, ठीक है, जब मिश्रण बनता है, ठीक है, तो मिश्रण जिससे बना, तो किसी टाइप का एटम से मिल करके या एलिमेंट से मिल के या मॉलिक्यूल से मिल करके जब आपस में मिल करके कोई मिक्सचर बनता है, तो जब इस प्रकार से मिलकर के बने कि वो आपस में रिएक्ट ना करे, ठीक है, आपस में रिएक्ट ना करे, उन सब का प्रॉपर्टी जो है, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग एग्जिस्ट करे, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए। उसके कौन, मान लिया कि कोई एटम है, ठीक है, एयर, एयर मान लीजिए, ठीक है, एयर मान लीजिए। अब एयर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, ऑक्सीजन होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गन होता है, आपका कार्बन होता है, तो बहुत सारे आपके एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के एयर बनता है। अब एयर जब बनेगा तो एयर के क्या क्या ऑक्सीजन से ये नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाता है, नहीं, नाइट्रोजन से ऑर्गन रिएक्ट करता है, नहीं, तो ये सब का, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी, अपना एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है, रिएक्ट नहीं करता आपस में। नाइट्रोजन और आर्गन का प्रॉपर्टी अपना अपना प्रॉपर्टी लेके रहता है, कार्बन का अपना प्रॉपर्टी होता है, ये सब आपस में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आपस में मिल करके ये एयर बनाता है। तो इस प्रकार से अगर एलिमेंट, मॉलिक्यूल या फिर एटम आपस में मिल करके कोई मिक्सचर बना रहा है बिना किसी रिएक्शन के, जो आपस में बनाए, जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल का कोई प्रॉपर्टी चेंज ना हो, प्रॉपर्टी अपना वो एग्जिस्ट करे, तो वो कहलाता है आपका मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का मतलब तो सीधा सा है कि मिला करके कोई चीज बना दिया। अच्छा, कंपाउंड भी एक टाइप का मिश्रण ही है, कंपाउंड भी एक टाइप का मिश्रण है, मॉलिक्यूल भी एक टाइप का मिश्रण है, एलिमेंट भी एक टाइप का मिश्रण है, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टी है, उसका बनाने का तरीका, उसके बनने का तरीका अलग अलग है। तो आप लोग यहां से बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत आराम से समझ पाएंगे आप। अब क्या है, जब कोई एटम, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए और आपस में मिलने के बाद ये आपस में रिएक्ट भी करे, ठीक है, अगर रिएक्शन करे, अगर अभिक्रिया करे, और अभिक्रिया के द्वारा, अभिक्रिया करने के बाद जो रिजल्टेंट आपका जो पदार्थ बनेगा, जो रिजल्टेंट मैटर, जो रिजल्टेंट सब्सटेंस बनेगा, वो आपका कहलाता है कंपाउंड कहलाता है, वो आपका यौगिक कहलाता है। तो जब कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो सुनिएगा, जब कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो जो प्रॉपर्टी में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टी में, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो बताइए मिक्सचर शुद्धतम अवस्था है कि नहीं पदार्थ का, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन बताइए कि मिक्सचर का जो है शुद्धतम अवस्था है पदार्थ का, और ये जो कंपाउंड है ये अशुद्ध अवस्था है। ठीक, अब हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो मिक्सचर क्या है, शुद्धतम है, प्योर है। कंपाउंड क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि कंपाउंड में प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड में प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और मिक्सचर में कम प्रॉपर्टी जो है, जो जिससे मिल करके बनता है, वो सब अपना अपना प्रॉपर्टी अलग अलग लेके रखता है। आप उसे अलग कर दीजिए, सबका प्रॉपर्टी आपको उसी तरह से मिलेगा जैसे इसका पहले था। तो ये शुद्धतम अवस्था में रहता है। क्या, मिश्रण शुद्धतम अवस्था में। मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्या एयर का कोई फॉर्मूला होता है, सबको मिला दीजिए, एयर बन गया, उसका प्रॉपर्टी है, अब उसको अलग अलग कर दिए, सबका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग हो जाएगा। तो मिश्रण का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। ठीक, कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। देखिए, मिश्रण में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसका रेशियो जो होता है बदला जा सकता है। जैसे कि एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। तो इन सब का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कभी क्या होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, कैसे बढ़ा, तो जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, कल कारखानों के कारण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ गया। पहले कुछ और था, अभी कुछ और था। अगर कुछ हम लोग पेड़ पौधा ये सब बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, अगर घट गया है तो बढ़ा सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि घटकों का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल का रेशियो चेंज किया जा सकता है मिश्रण में, लेकिन कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिल करके कंपाउंड बनता है, उसका रेशियो हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो रेशियो हम फिक्स कर दिए वो उसी रेशियो में रहेगा। अगर आप उसका रेशियो चेंज करते
करते हैं तो वो चीज़ जो आपने बनाया था वो रहेगा नहीं, अपना प्रॉपर्टी खो देगा, ठीक है। जैसे HCl में, HCl का एक 1:1 में बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से Na2, तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार से जो बनाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, एक बार जो रेशियो बन गया, जिस रेशियो में बन गया वो उसका फिक्स रहेगा, उसके रेशियो को बदला नहीं जा सकता। अब बात करेंगे कि जो मिश्रण का कंपोनेंट्स होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। आप जब मिश्रण बनाएंगे उसके कंपोनेंट्स है, ठीक है, अगर अलग अलग देखेंगे तो सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, सबका प्रॉपर्टी जो रहता है वही रहता है। लेकिन जो आपका कंपाउंड है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल गया, रिएक्ट करके मिला, अब ये बनाया आपका क्या, यौगिक बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मिश्रण जब हम बनाए, रिएक्ट करके बनाया, तो इसका प्रॉपर्टी अलग था, तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, प्रॉपर्टी अलग होगा तो ये इम्प्योर है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि सर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि जो HCl है वो जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग एटम जो है, डिफरेंट टाइप के एटम मिल रहे हैं, आपस में मिला करके आप बना रहे हैं, ये भी मॉलिक्यूल है क्या? तो बिल्कुल, कंपाउंड भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही है, लेकिन ये किस प्रकार का मॉलिक्यूल है? तो ये आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। किस प्रकार का? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही आपको कहा जाए कि देखिए कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है क्या, तो जी हाँ, मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी डिफरेंट टाइप के एटम रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हमने अभी देखा कि कंपाउंड भी यही चीज है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन क्या भैया, जो आपका सम परमाणविक अणु था, जो हमने देखा था अभी कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, वो भी कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल है। वो क्या है? वो मॉलिक्यूल है। अब बात करेंगे कि हर प्रकार का कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन हर प्रकार का मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता, इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अभी हम लोग आगे इसके पास मिश्रण के पास जाते हैं। जैसे कि मिश्रण क्या, अभी हमने बताया था कि मिश्रण में जो है, जब एटम, कोई एटम, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल आपस में मिल करके बिना किसी रिएक्शन के आपस में मिल करके किसी कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, तो वो कहलाता है मिश्रण। उस मिश्रण के कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, वह प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है, एलॉय है, ये मिल करके बहुत सारे मेटल को मिला करके एलॉय बनाया जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक। तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन को मिला करके बनाया जाता है, कॉपर और टीन, जिसमें कि कॉपर का 88% मिलाया जाता है और टीन का 12%। अगर यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया जाए, टीन को अलग कर दिया जाए, तो यहाँ पर कॉपर का अपना प्रॉपर्टी है, टीन का अपना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को मिसमैच नहीं करता है। तो एलॉय, हर एक प्रकार का एलॉय एक मिश्रण है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या एलॉय जो हम बनाते हैं उसके रेशियो को चेंज किया जा सकता है? तो हाँ, रेशियो चेंज हम कर सकते हैं, और रेशियो चेंज करेंगे तो कुछ अलग चीज बन जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग देखें, ये मिश्रण है, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है? एक मिश्रण है। आगे बात कर लेते हैं जो दूध है, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है। दूध में भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ऑयल है एक प्रकार का, ऑयल यानी कि तेल एक प्रकार का मिश्रण है, एक प्रकार का क्या है, उस वो मिक्सचर है। अब बात करते हैं इधर कंपाउंड की ओर। हाइड्रोजन जो H2O है, SiO2 है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग एटम जो है मिल करके रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, तो वो क्या है, एक कंपाउंड है। SiO2 हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl जो आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसे नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक कंपाउंड है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप और उसके बारे में डिटेल में सीख लेते हैं। देखिए मिक्सचर, मिश्रण। अब मिश्रण जैसे कि हमने देखा कि दो या दो से अधिक एटम, एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल को आपस में मिला करके बिना किसी रिएक्शन के अगर मिला करके बनाया जाए तो वो कहलाता है मिश्रण, ठीक है। वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब जब हम मिश्रण बनाए तो मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समअंगी। क्या है, समअंगी, कोई भी एक मिश्रण है, ठीक है, कोई भी एक मिश्रण है। और मिश्रण कैसे बनाते हैं, हम दो चीज को मिलाएंगे तभी जाकर के मिश्रण बनेगा, कोई दो या दो से अधिक चीज मिलाएंगे तभी जाकर के मिश्रण बनेगा। तो जो कोई एक मिश्रण बन करके तैयार है हमारे पास, ठीक है। अब मिश्रण में जिस चीज से मिला करके उस मिश्रण को बनाया गया है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स मिल करके वो मिश्रण बना है, तो वो कंपोनेंट मिश्रण के हर एक पार्ट में उस कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा, उस कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा उस मिश्रण के हर एक पार्ट में। जैसे कि अगर आपने शरबत बनाया आपने
चीनी घोला। चीनी जैसे ही घोलेंगे तो बताइए कि आप चाहे 1 चम्मच चीनी ले लीजिए, 1 चम्मच शरबत ले लीजिए या फिर कहीं से भी उठाकर, इस जगह से उठाकर के आप पीजिए या फिर इस जगह से उठाकर के आप पीजिए। क्या आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ मीठा कम है, यहाँ मीठा ज़्यादा है? इसका मतलब ये है कि ये चीनी पूरे मिश्रण में एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एक समान तरीके से घुल चुका है, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहते हैं मिश्रण के प्रत्येक भाग में घटकों का, कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज इक्वल एंटायर इन एंटायर पार्ट। ठीक है, अब देखिए इस ये जो कंपोनेंट्स है, अब जैसे ही आप चीनी को और पानी को मिला दीजिएगा तो आप क्या ये जो कंपोनेंट्स है इसको अलग अलग पहचान सकते हैं? क्या घटकों को अलग अलग पहचान सकते हैं? इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग पहचान सकते हैं? नहीं, इसको देखा भी नहीं जा सकता, अलग अलग पहचाना भी नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये चीनी है, इस प्रकार का चीनी है, यहाँ पर ये चीनी, इधर इधर चीनी है, इधर पानी है, इधर नमक है, इधर, इस प्रकार से नहीं बना जा सकता। तो ये जो समांगी मिश्रण है इसका बहुत मतलब वेल नॉन एग्जाम्पल अगर बोलिए तो चीनी और नमक का जो पानी में घोल होता है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। हर एक प्रकार का एलॉय, हर एक प्रकार का मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण है। क्योंकि आप जब कोई पीतल लेते हैं तो पीतल का कोई बर्तन है तो पीतल का बर्तन में हर एक पार्ट में जहां से पीतल, मान लीजिए आप किसी बीच से उसका एक टुकड़ा काट लीजिए और कोई इधर से एक टुकड़ा काट लीजिए, तो बताइए क्या यहाँ का कंपोनेंट और यहाँ के कंपोनेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे मिल करके बना है वो अलग अलग होगा? क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर जो ब्रॉन्ज है, कोई कांसा है तो यहाँ पर जो कॉपर है अलग होगा, यहाँ पर कॉपर अलग होगा, यहाँ टीन अलग होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर एक प्रकार का मिश्र धातु, हर एक प्रकार का एलॉय जो है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। एयर क्या है? समांगी मिश्रण है। सीमेंट क्या है? समांगी मिश्रण है। गन पाउडर, बारूद जो है वहां पर भी आपको हर एक पार्ट में मिश्रण, गन पाउडर एक मिश्रण है और एक समांगी मिश्रण है। उसके एक एक पार्ट में एक एक कंपोनेंट का वितरण समान है। दूध और पानी, जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर इतना पानी है, यहां इतना दूध है? हर एक पार्ट में, मिश्रण के हर एक पार्ट में पूरा पानी फैल जाता है, अच्छे तरीके से घुल जाता है। कहीं आप ये नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। और जो सॉल्यूशन, किसी भी तरह का घोल जो होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, किसी भी प्रकार का घोल, लिक्विड वाला। अब आगे देख लीजिए ये वाला हम जो विसमांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण के उल्टा, समांगी मिश्रण का उल्टा, जैसे कि अभी हमने देखा समांगी मिश्रण में कि जिस चीज से, जिस कंपोनेंट से मिलकर के मिश्रण बनता है, जो कंपोनेंट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो समान था हर एक पार्ट में, मिश्रण के हर एक पार्ट में, तो वो क्या था? समांगी मिश्रण। अगर जिस कंपोनेंट से मिल करके हम कोई मिश्रण बना रहे हैं और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पार्ट में समान नहीं रखे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वही कहलाता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, घटकों को यहाँ पर जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मान लिया, तो इसके जो कंपोनेंट्स इसको अलग अलग पहचाना जा सकता है। कंपोनेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे कि अगर आप पानी में बालू को घोल दीजिए, अब थोड़ा देर बाद छोड़ दीजिएगा, बालू अलग पानी अलग, तो यहां से क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, ये मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसके जो जिससे मिला करके बालू और रेत का मिश्रण बनाए हैं, तो क्या इसका कंपोनेंट्स, जो रेत है उसको हम अलग नहीं कर सकते? अलग अलग देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसका जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का, क्या पानी के हर एक पार्ट में बालू का वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बैठ जाएगा इधर, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। ठीक है, तेल और पानी का मिश्रण, तो आप देखेंगे तेल और पानी का मिश्रण में तो तेल कहीं इधर ऊपर में क्या होता है? ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। रेत उसी प्रकार से बालू मिला दीजिए, बालू है आपका और उसमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मिला दीजिए, तो आप क्या, वो किस प्रकार का मिश्रण है? तो वो किस प्रकार का मिश्रण? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का। ठीक है, कहीं कुछ रहेगा, तो वो क्या है? आपका विसमांगी मिश्रण, आयरन पाउडर, सल्फर पाउडर, तो ये सब क्या है? विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। क्या है? विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। यही चीज हम लोगों ने अभी देखा। अब आगे देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। अभी देखिए हमने क्या देखा? मिश्रण देखा, यौगिक देखा, हमने एलिमेंट देखा, हमने देखा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन, विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन या फिर विलयन, विलयन मतलब सॉल्यूशन क्या चीज से मिलकर के बना होता है? दो चीज से, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, विलेय तथा विलायक। नाम से जैसा पता चल रहा है, सॉल्यूट जिसको घोला जाता है, जिसको विलयन में घोला जाए, जैसे कोई आपने नमक और पानी का घोल बनाया, तो नमक और पानी का घोल क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हो गया, एक विलयन हो गया। ठीक है, अब नमक को आपने पानी में घोला
तो आपने नमक को घोला तो वो हो गया सॉल्यूट, वो हो गया विलेय, यानी कि जिसे घोला जाए। आपने किसमें घोला? आपने पानी में घोला, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया, मतलब कि आपने जिसमें घोला। तो आप जिसमें घोलते हैं वो जनरली क्या होता है? ज्यादा होता है। आप जिसमें घोलते हैं वो जनरली ज्यादा होता है, और जिसको घोलते हैं वो जनरली कम होता है। तो सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ये जनरल की बात करते हैं, ये हमेशा सही ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि तीन टाइप के सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, तीन टाइप के। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, नाम याद कर लीजिए। तीन टाइप के विलयन होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विलयन: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। निलंबन यानी कि सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी कि जो लटक रहा है, क्या लटक रहा है ऐसा करके। कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक एक तरीके से। देखिए, टीएस क्या है? ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन। सीएस क्या है? कोलॉइडी सॉल्यूशन, और ये सस्पेंशन है, ठीक है। अगर इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको देखा जाए तो क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसको एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन पारदर्शी होता है, याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन पारदर्शी होता है। जैसे कि अगर नमक पानी का आपने शरबत का घोल बनाया और इधर से आप अपना आंख लगा दीजिए, और इस साइड में क्या आपको नहीं दिखेगा? इस साइड में अगर पेन रखा रहे या कुछ रहे तो क्या नमक पानी के घोल से आप इधर नहीं देख सकते हैं? तो जी हाँ, देख सकते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो पारदर्शी होता है, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में होता है। मतलब पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में होता है, कुछ कुछ हमको दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिख सकता है। और जो सस्पेंशन होता है वो पूरी तरह से अपारदर्शी होता है। सस्पेंशन टाइप के सॉल्यूशन में हमें इस पार से उस पार हम नहीं देख सकते, ठीक। तो यहां से ये कह सकते हैं, यहां से ये भी कहा जा सकता है, आगे देख लेंगे, आगे बात करेंगे। अच्छा, जो ट्रू सॉल्यूशन को अगर उसके पार्टिकल्स के आकार पर अगर देखा जाए कि जो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिला करके, जो उसके घटक के कण के, जो उसका कण होता है जिससे मिल करके कोई सॉल्यूशन बनता है, तो उसके पार्टिकल के आधार पर देखा जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में जो उसका पार्टिकल होता है, जो उसका कण होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, उसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो इतना छोटा पार्टिकल, इतना छोटा कण जो होता है ट्रू सॉल्यूशन में, तो क्या आप इन सॉल्यूशन के पार्टिकल को, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को, ट्रू सॉल्यूशन के कण को नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों से ये नहीं देखा जा सकता है, मतलब कि पूरी तरह से ये घुल जाता है। हम वहां पर कणों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज जो होता है, कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और आप जानते हैं नैनोमीटर कितना छोटा यूनिट होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। तो ये बहुत छोटा पार्टिकल, एक तो बहुत छोटा यूनिट ही है नैनोमीटर, और उसमें भी 1 नैनोमीटर से कम हो गया तो बहुत कम छोटा पार्टिकल। और जो कोलॉइडल जो सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर बात करें कि जो कोलॉइडल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो जी नहीं, नहीं देखा जा सकता। 1 नैनोमीटर के से कम को आप क्या ही देख पाएंगे। अच्छा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स को भी आप नहीं देख सकेंगे, ठीक। अच्छा, जो 1000 नैनोमीटर से बड़े बड़े छोटे, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उसको देखा जा सकता है सस्पेंशन पार्टिकल को, ठीक है। सस्पेंशन सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। अच्छा, अगर बात करें इसको टाइप के आधार पर कि बताइए ये किस टाइप का मिश्रण है, जो सॉल्यूशन के अगर टाइप के देखा जाए, तो क्या, जैसे कि अभी हमने देखा था सॉल्यूशन, हर एक प्रकार का सॉल्यूशन क्या है, चाहे लिक्विड वाला वो मिश्रण है, और सॉल्यूशन भी मिश्रण है, उसमें भी मिला करके बनाते हैं। तो देखिए, ये अगर देखा जाए तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वो एक समांगी मिश्रण है। ट्रू सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है। तो याद रखिएगा कि जो अभी हमने देखा था समांगी मिश्रण, जो हमने देखा था अभी होमोजेनियस मिक्सचर, हर एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन, अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण होगा क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, हर एक सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में इसका पार्टिकल्स फैल जाता है। ये सब हमने देख लिया था। अच्छा, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो समांगी जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। समांगी जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, विसमांगी होता है। याद रखिएगा, समांगी जैसा दिखता है मतलब कि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं,
ये दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन इसका पार्टिकल्स का साइज जो होता है 1000 नैनोमीटर तक पहुंच जा सकता है। तो अगर 1000 नैनोमीटर पर चला गया तो वो भी समांगी ही होगा। तो समांगी जैसा दिखता है लेकिन होता भी समांगी है। अच्छा, ये जो आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो भी समांगी होता है। अगर बात करें फिल्ट्रेशन की कि इसको फिल्टर करके इसके पार्टिकल्स को आर पार कर सकते हैं क्या, तो याद रखिएगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, ये आर पार चला जाएगा, इसके पार्टिकल्स तो बचेंगे नहीं। जैसे अगर आप पानी और चीनी का शरबत बनाए और डायरेक्ट आप पानी में उसको छांक दीजिए, किसी छन्ने से छान दीजिए, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आर पार हो जाएगा। लेकिन जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि वो जो फिल्टर पेपर से अगर छन्ना वन्ना से आप कोलोइडल सॉल्यूशन को पार करेंगे तो वो पार तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक टाइप का फिल्टर होता है पार्चमेंट, तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स बच जाएगा। ठीक है, उसका जो पोर्स होता है फिल्टर से थोड़ा छोटा छोटा होता है, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें सस्पेंशन सॉल्यूशन की तो इसके पार्टिकल अलग हो जाएंगे और आपका सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, सॉल्यूट अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेशन अगर करेंगे आप किसका, सस्पेंशन का। देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और आपका निलंबन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके साइज के आधार पर, वो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, ट्रांसपेरेंट तो होगा ही होगा। अगर आप किसी सॉल्यूशन में, अगर आप किसी, मान लीजिए कि आप कोई आप एक शरबत, एक पानी का लीजिए और उसमें चीनी घोलिए और शरबत बनाइए, आप उसमें आप एक टॉर्च जलाइए। ठीक है, एक टॉर्च जलाइए और इसके लाइट को पार कीजिए। अब लाइट जब इसमें जाएगा तो पारदर्शी है तो पूरा का पूरा लाइट चला जाएगा, चुप्पे चाप ये निकल जाएगा, तो आपको लाइट का पाथ इसमें नहीं दिखेगा, चुपचाप ये इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया। अब देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव याद कीजिए, नाम सुनिएगा, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। देखिए, जब कोई कोलोइडी विलयन क्या होता है, एक ऐसा विलयन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि पार्टिकल्स, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। उसका पार्टिकल जो होता है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल पार्टिकल का मतलब कोलोइडी विलयन का। तो टिंडल इफेक्ट आप याद रखिएगा, हमेशा आपको कोलोइडी विलयन में, कोलोइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन में देखने को मिल जाता है, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो कोलोइडी विलयन से जब कोई प्रकाश का पुंज हम पास करवाते हैं, जब कोई लाइट बीम हम पास करवाते हैं, तो हमें प्रकाश का पाथ दिखाई देता है। वही इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, उसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। द पाथ ऑफ लाइट appears when light passes through colloidal solution, उसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। देखिए, हर प्रकार का जो टिंडल इफेक्ट है, हर प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन और कुछ कुछ सस्पेंशन सॉल्यूशन में दिखाई देता है। यहां पर आप देखिए कि एक कोई आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, प्योर वाटर है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे, इतना छोटा कि हम जो बोल रहे हैं बहुत छोटा। तो आप शब्द के मतलब गहराई को समझिएगा कि बहुत छोटा, ये दिखाई नहीं देता नंगी आंखों से। ठीक, अब बहुत छोटा है पार्टिकल्स, ये पूरा तरह से समांगी तरीके से घुल चुका है इसमें। तो जब कोई टॉर्च या ये प्रकाश पुंज इस पर से गुजारेंगे तो इसके पार्टिकल से ये लाइट टकराएगा नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा है, घुल चुका है, तो ये पूरा पार कर जाएगा ऐसे ही, हमको कुछ इसमें नहीं दिखेगा। लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, ये यहां से पार कर जाएगा, आर पार हो जाएगा। लेकिन जब एक कोलोइडल सॉल्यूशन में जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, तो ये जब पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो जैसे ही लाइट बीम इसके ऊपर से जाएगा तो ये पार्टिकल से टकराएगा और लाइट बीम का हमको एक पाथ जो है यहां से, चूंकि ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, तो ये जो है थोड़ा पास करने देगा, थोड़ा को रोकेगा, तो यहां से हमको क्या, लाइट का पाथ जो है दिखेगा। और उस लाइट के पाथ में हमें ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस लाइट बीम में हमें दिखाई देंगे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन के, कोलोइडी विलयन के मूवमेंट कर रहे हैं। कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, जिग जैग मूवमेंट कर रहे हैं। कैसा, जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट इसी को कहा जाता है, ब्राउनी गति। तो जब कोलोइडल सॉल्यूशन से कोई प्रकाश का लाइट बीम हम गुजारते हैं तो वो लाइट बीम पूरी तरह से वहां से पास होने नहीं देता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, और हमें प्रकाश का एक पाथ दिखाई पड़ता है। हाँ, ये इधर से गुजर रहा है। ठीक है, जब कोई गुजरने नहीं देगा तो पता तो चलेगा कि ये इधर से गुजर रहा है, तो जब गुजरेगा तो उस प्रकाश के इफेक्ट से हमें उस कोलोइडल सॉल्यूशन का छोटा
छोटा पार्टिकल्स होता है तो हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स हमें दिखाई देगा किस तरह से, तो ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट इसे कहा जाता है, जो टिंडल इफेक्ट में हमें दिखाई देता है। तो टिंडल इफेक्ट आपने समझ गया, आप समझ गए कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट बीम विजिबल होता है। अच्छा, यहां पर एक हम सस्पेंशन बिलियन को रख दे, जिसमें कि पूरी तरह से कोई कीचड़ को रख दिया जाए, ठीक है। इसके पार्टिकल्स एकदम बड़े 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 एकदम ये कर दिए। अब यहाँ से कोई कीचड़ को या किसी सस्पेंशन जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, अब यहाँ से लाइट तो ये पास ही नहीं करने देगा, ये एकदम पूरी तरह से अपारदर्शी होता है, ऑपेक होता है। अब जब लाइट पास नहीं करने देगा तो इसके पार्टिकल्स वगैरह कहाँ से दिखाई देंगे, ठीक है। तो लाइट बीम इधर से जाने ही नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो एक और टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ दिखाई देता है। देखिए, जब आप किसी एक बंद कमरे में, ठीक है, आप एक बंद कमरे में जाइए और कोई एक रोशनदान होता है छोटा सा, ऊपर से वेंटिलेटर होता है, और वेंटिलेटर से अगर वेंटिलेटर से कोई सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से गुजरता है इस वेंटिलेटर से, तो आप अगर यहाँ पर बेड है आपका, ठीक है, यहाँ पर सोए हुए हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि इस वेंटिलेटर से लाइट जो है इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगा। आपको क्या पता चलेगा कि ये जो सूरज का लाइट कहीं और नहीं, इस वेंटिलेटर से आ रहा है, ठीक है, इस वेंटिलेटर से इस प्रकार से आपको दिखता है। तो ये चूंकि ये जो जिस रूम में आप हैं, यह भी एक मीडियम है, यहाँ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, एयर, इन सब का क्या है, मिक्सचर है, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब ये जो एयर में, इस मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसी के कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस लाइट बीम जब ये सूरज का पास करता है तो ये डस्ट पार्टिकल आपको उस लाइट बीम में दिखाई देता है, आपको उस लाइट बीम का पाथ भी पता चलता है, और ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आपको लगते हैं कि इस तरह से ये मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो आपको ये टिंडल इफेक्ट आपको इस तरह से भी दिखेगा कमरे में खिड़की से सूरज के प्रकाश आने के समय, ठीक है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक देखिए, हमने देख लिया कोलॉइडी क्या होता, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है आपका कौन सा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। आगे देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में क्या पढ़ना होता है। देखिए, बहुत से ऐसे एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए गैस में लिक्विड अगर घुला हुआ है तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल है कोलॉइडल सॉल्यूशन को। देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जिसको घोला जाए, याद रखिएगा, जिसे घोला जाए, ऐसे हम सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें घोला जाए उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो जिसको घोला जाए उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, याद रखिएगा, परिक्षिप्त अवस्था। जिसको घोला जाए, जिसको छिरियाया जाए, जिसको फैलाया जाए, किस में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो जिसको छिरियाया जाए, जिसको फैलाया जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जिसको डिस्पर्स किया जाए, उसको कहते हैं हम लोग यहां पर, जिसको घोला जाए उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें घोला जाए एक मीडियम जिसमें डिस्पर्स किया गया है, जिसमें छिरियाया गया है, उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। बस इतना याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल हैं, बहुत से एग्जांपल ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा कि एक कोलॉइड क्या होता है। जैसे अगर गैस में लिक्विड, क्या, गैस में लिक्विड, गैस में द्रव का घोल है, तो वो किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है भैया। गैस में अगर द्रव है, लिक्विड में गैस, क्या, सॉरी, लिक्विड इन गैस, तो गैस में घोला गया है किसको, लिक्विड को। गैस में घोला गया है किसको, लिक्विड को। तो गैस यहां पर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। गैस क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। और लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। जिसको घोला जाए, लिक्विड को घोला गया है किसमें, गैस में, तो गैस यहां ज्यादा है, गैस यहां ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, हमने पहले भी सॉल्यूशन में बात किया है कि जिसमें घोला जाए जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो गैस यहां ज्यादा है, लिक्विड कम है। तो इस टाइप का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसको याद रखिएगा, उसे लिक्विड एरोसोल कहा जाता है। क्या, लिक्विड एरोसोल कहा जाता है। द्रव है, डिस्पर्स्ड फेज, इसमें मिलाया गया है किसको, गैस में मिलाया गया है कि लिक्विड को। तो ये है आपका लिक्विड एरोसोल टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, जैसे कि धुंध। आप धुंध जो है, मिस्ट जिसको कहा जाता है, जब आप धुंध में निकलते हैं तो धुंध में क्या होता है, एक पूरा एयर है, ठीक है। आप जब बाहर निकलते हैं घर से, तो जब धुंध पूरा चारों तरफ फैला हुआ है तो उसमें क्या होता है, उस गैस में, उस एयर में, इसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स, कुछ लिक्विड, आपको कुछ नमी जैसा आपको दिखाई पता चलता होगा। तो धुंध क्या है, किसका एग्जांपल है, गैस में लिक्विड का। कोहरा भी क्या है, फॉग,
फॉग भी क्या है? एक प्रकार का लिक्विड एरोसोल है, जिसमें कि कोहरा क्या है? कोहरा में जब आप निकलते हैं, जब आप कोहरा में जाइएगा, जब गाड़ी वाड़ी कार वार आप चलाइए कभी, ठीक है, कार वार, कोहरा एकदम पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही, एक क्या बोलते हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आप देखे होंगे, एक मीम्स वायरल हुआ था। तो जब कोहरा में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो कोहरा क्या है? पूरा चारों तरफ एयर है, और एयर में क्या होता है? लिक्विड का, जो नमी का होता है, पानी का आ जाता है। जैसे कि आप कभी कार पे जाएंगे तो आपको कोहरा में, तो आपको क्या होता है, उस वाइपर को हमेशा चलाना पड़ता है, क्योंकि पूरा पानी उस पर जम जाता है। तो वो पानी किस में है? गैस में है। तो पानी घुला है किस में? गैस में। गैस ज़्यादा, पानी कम, तो लिक्विड एरोसोल है। कोहरा भी एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब दोनों के बीच में। अच्छा, बादल जो है, क्लाउड्स, क्लाउड में जो क्लाउड होता है, बादल, ऊपर पूरा गैस है, और गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जहां पर कि वो लिक्विड कहीं कहीं गिर जाता है तो पानी पड़ जाता है, ठीक है। तो बादल भी एक प्रकार का लिक्विड एरोसोल है। अब देखिए, सॉलिड इन गैस, गैस यहां पर क्या है? गैस में घोला गया किसको? सॉलिड को। गैस में घोला गया किसको? सॉलिड को। तो गैस क्या हो गया? ज्यादा होना चाहिए, और सॉलिड थोड़ा इसमें कम होगा। गैस हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। गैस हो गया क्या? यहां पर डिस्पर्सन मीडियम, और सॉलिड क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज, जिसको गोला जाए। तो गैस में अगर सॉलिड है, गैस में अगर सॉलिड है तो वो कहलाता है सॉलिड एरोसोल, और गैस में अगर लिक्विड है तो वो कहलाता है लिक्विड एरोसोल, ये भी पूछ लिया जाता है। तो गैस में सॉलिड, जैसे कि कोई धुआं है, जिसमें धुआं में क्या कोई पानी का अंश होता है क्या? धुआं में पानी का अंश होता है नहीं ना। जब आप किसी घर में लकड़ी पर घर बनता हो, लकड़ी पर जब चूल्हा पर खाना बनता था, तो वहां से जब धुआं निकलता था तो उसमें पानी नहीं होता है, पानी का अंश नहीं होता। जब कभी सिगरेट वगैरह आप फूंकते हैं, तो सिगरेट फूंकते हैं तो उसका जो धुआं होता है, क्या उसमें पानी होता है? नहीं, लेकिन उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो कभी दिखाई नहीं देते, वो होता है। तो गैस में सॉलिड, तो वो होता है सॉलिड एरोसोल। इसका एग्जाम्पल धुआं है, आपका जो धूल है, जो डस्ट है, जब हवा में जो डस्ट फैला हुआ होता है, वो क्या है? सॉलिड एरोसोल का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जब लिक्विड में गैस घुला हो तो लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया? गैस हो गया। तो लिक्विड ज्यादा, गैस कम, लिक्विड ज्यादा और गैस कम। तो देखिएगा, अगर कभी आप कोई थम्स अप का बोतल खोलिए, कोका कोला, तो जैसे अगर उसको थोड़ा सा हिला करके खोलिएगा तो पूरा झाग वहां से निकलेगा। क्या होगा? पूरा झाग निकलता है आपका, एकदम पूरा फैल जाता है। तो वो जो झाग है किसमें? लिक्विड में गैस है। आप जानते हैं कि जो कोका कोला, थम्स अप वगैरह में गैस होता है, और गैस क्या होता है? लिक्विड में घुला हुआ होता है, और जब उसको ये करेंगे तो आपका झाग निकलेगा। तो झाग टाइप का, फोम टाइप का जो भी होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है? तो लिक्विड में गैस का, लिक्विड में गैस का कोई भी झाग हो गया, चाहे सोडा वाटर में आप देखते होंगे, सोडा वाटर कभी पीने जाइए, आप उसको हिलाइए उसको पूरा, तो आपको वहां से झाग निकलेगा। तो लिक्विड में गैस, चाहे आपका कोई फेटा हुआ क्रीम जो होता है, वो भी क्या है? लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं कि जो लिक्विड में लिक्विड, जब लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ हो तो वो किस प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है? द्रव में द्रव, तो वो इमल्सन है। क्या इमल्सन है? पायस है। जैसे कि दूध है, तो दूध एक पायस का एग्जाम्पल है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, दूध सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। दूध में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हम उसमें जो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो आपका इमल्सन का एग्जाम्पल है। किसका? इमल्सन का एग्जाम्पल है दूध, तेल, ये सब क्या है? सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। दूध में आप लाइट जलाइए तो आपको एकदम पूरा लाइट, ये नहीं कि पारदर्शी है, पूरी तरह से आपको दूसरी तरफ दिख जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है। लिक्विड में लिक्विड का क्या? लिक्विड में लिक्विड का इमल्सन है, पायस है, दूध और तेल, याद रखिएगा। अच्छा, सॉलिड में गैस, अभी हमने देखा था गैस में सॉलिड, तो गैस में सॉलिड, सॉलिड एरोसोल था। क्या था? गैस में सॉलिड, सॉलिड एरोसोल। लेकिन सॉलिड में गैस, सॉलिड ज्यादा, गैस कम, तो वो होता है आपका सॉलिड फोम कहलाता है, सॉलिड फोम। तो उसके कुछ एग्जांपल है, प्यूमिक स्टोन और फोम रबड़ टाइप से, ये सब क्या है? सॉलिड में गैस, ठीक है, सॉलिड में गैस। अच्छा, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड क्या होता है? जैसे सॉलिड ज्यादा हो गया और लिक्विड कम, सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, तो ये एक टाइप का क्या है? जेल है। इसको याद रखिएगा, सॉलिड में लिक्विड, ये क्या है? जेल है। अगर कोई आप पनीर खरीदने जाइए, ठीक है, पनीर आप जाइए खरीदने, तो पनीर में क्या है? सॉलिड है। और पनीर में क्या पानी के अंश नहीं होते हैं क्या? पनीर में पानी के अंश नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पनीर में पानी के अंश होते हैं। तो पनीर में सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, जेल का एग्जाम्पल है। बटर, बटर में भी पानी का अंश होता है, लेकिन सॉलिड उसमें ज्यादा होता है, जेल का एग्जाम्पल है। बूट पॉलिश वगैरह, जो पॉलिश आप लोग घर में करते हैं काले काले रंग का, तो उसमें सॉलिड ज्यादा होता है लेकिन पानी का अंश में होता है। तो सॉलिड अगर ज्यादा हो लेकिन पानी का अंश हो तो वो क्या होता है? जेल होता है। जेली टाइप से चॉकलेट आप लोग कभी खाए हैं?
हाँ, खाए होंगे, तो वो देखिएगा सॉलिड उसमें ज़्यादा होता है और पानी का अंश होने के कारण थोड़ा चिपचिपा टाइप से होता है, चिपचिपा निकलता है, जेल टाइप से, ठीक है? तो वो कैसा एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड में लिक्विड का, जिसे हम जेल कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अच्छा, सॉलिड में सॉलिड, वो ठोस सॉल कहलाता है, सॉलिड सॉल कहलाता है। सॉलिड में सॉलिड, अगर इस टाइप का कोई मिक्सचर है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो कि सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम भी है और सॉलिड को उसमें घोला गया है, तो कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा। जैसे कि रूबी ग्लास, कोई रत्न टाइप से जो जेम स्टोन्स होते हैं, ये सब क्या है? ठोस सॉल का एग्जांपल है सॉलिड में सॉलिड। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, ठीक है? लिक्विड में मतलब लिक्विड ज्यादा सॉलिड कम, जैसे कि सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम तो जेल होता था, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम तो जेल, जिसमें कि पनीर हमने देखा, हमने बटर देखा, बूट पॉलिश देखा। लेकिन अगर पानी ज्यादा और जो ठोस है वो कम हो, द्रव ज्यादा ठोस कम हो, तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड में सॉलिड, तो वो सॉल का एग्जांपल होता है। और ये क्या है? आपका जो स्याही आप देखते हैं, स्याही क्या होता है? उसमें लिक्विड ज्यादा है और ठोस उसमें कम है, ठोस पदार्थ कम है। पेंट्स वगैरह ये क्या है? इसमें लिक्विड ज्यादा है, ठोस पदार्थ कम है। धातुओं के जितने भी विलयन होते हैं, जैसे सोने का पानी, चांदी का पानी, ये सब क्या है? सॉल का एग्जांपल है। इसमें लिक्विड ज्यादा होता है, सॉलिड कम होता है, ठीक है? तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अच्छा, मिश्रण को अलग अलग करने का कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे हमारे पास हमने देख लिया, मिश्रण देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, हमने कंपाउंड देख लिया, हमने मिक्सचर देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। अब मिक्सचर बन गया हमारे पास, मिक्सचर बन गया, हमने देख लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन भी देख लिया, सॉल्यूशन के टाइप भी देख लिए, टिंडल इफेक्ट भी देख लिया, हमारे पास मिक्सचर बन के तैयार है। अब अगर इन मिश्रण को अलग करना पड़े, अगर इन मिश्रण को अलग करना पड़े, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो मिश्रण को अलग करेंगे? तो ये हम लोग 12 या ये नहीं कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जितना यहां पर कराया जाएगा उससे आगे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, और क्वेश्चन आप इसके बाद करके देखिएगा, ठीक है? तो देखिए, मिश्रण को अलग करने की जो विधि है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की, निस्यंदन की। फिल्टर करेंगे, छानेंगे। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन, अगर कोई ऐसा मिश्रण जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम केवल छान करके अलग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। छान करके सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो किडनी क्या करता है? ब्लड आता है ऊपर से, ठीक है, और किडनी इसमें से जितने भी ब्लड में से इंप्योरिटी होता है उसको अलग कर देता है, प्योर ब्लड को अलग करके फिर से शरीर को भेज देता है, और इंप्योर जो इंप्योरिटी है उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड एक प्रकार का फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, निस्यंदन का एग्जाम्पल है। इसमें अलग अलग कर देते हैं हम लोग इंप्योरिटी को, और जो हमें चाहिए वो प्योरिटी को अलग कर देते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का फिल्ट्रेशन है। देखिए, बरसात का जल, जो पानी वगैरह, पानी जब बरसात में पड़ता है तो वो पानी किधर चला जाता है? जमीन में चला जाता है। तो जमीन में जाएगा तो जमीन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, और वो पानी नीचे चला जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन है, इसमें कि पानी अलग, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसे अलग कर देता है, तो प्योरिफिकेशन ये होता है। ये सब है आपका फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल। अगला देखिए, डिस्टिलेशन या फिर आसवन। डिस्टिलेशन या फिर आसवन, ये कब किया जाता है? हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, हमारे पास कोई मिक्सचर है, डिस्टिलेशन या आसवन कब करेंगे? तो ये देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्टिलेशन एक उस टाइप के मिक्सचर का हम कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जिसमें कि जो कि लिक्विड लिक्विड टाइप का मिश्रण हो, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड को ही अलग करना हो, तो उस टाइप के मिश्रण को हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर दो लिक्विड है, मान लिया लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, तो अलग अलग लिक्विड, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, किसी और टाइप का लिक्विड एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है कि नहीं? अगर पेट्रोलियम भी एक लिक्विड है, तो पेट्रोलियम में डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो लिक्विड में, अगर लिक्विड हमारे पास है, उस टाइप का मिक्सचर है, तो अगर हमें उसे अलग अलग करना है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, किसके आधार पर? क्वथनांक के आधार पर हम इन लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं। किसके आधार पर? क्वथनांक के आधार पर हम इन लिक्विड्स को, इन मिश्रण में जो लिक्विड्स भरे पड़े हैं उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मान लिया कि हमारे पास पानी है और डीजल है, तो उसको अलग 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 करना है, तो गर्म कर दो भैया। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है?
पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो पानी का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, और डीजल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर मिक्सचर में लिक्विड से लिक्विड को अलग करना ही क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। और उसे हम कह सकते हैं वोलाटाइल के आधार पर भी, वोलाटिलिटी के आधार पर, मतलब जो उड़ने वाला होता है, उड़ने वाला जो गुण होता है लिक्विड्स में, जैसे कि इवेपोरेट हो गया, तो इवेपोरेट हो जाएगा कब, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, और जब टेम्परेचर मिलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के आधार पर भी डिस्टिलेशन प्रोसेस को करते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस में किसी मिक्सचर को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है। तो गर्म करने से हमें एक लिक्विड अलग हो जाएगा और दूसरा लिक्विड अलग हो जाएगा, उसे ठंडा कीजिए, अलग अलग कर लीजिए, कोई बात नहीं, डिस्टिलेशन हो गया। अच्छा, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब कोई दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा दूर दूर हो, मान लिया कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टाइप का जब लिक्विड हमारे पास हो तो उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, इसका क्या एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि एल्कोहल और पानी, तो प्योरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल टाइप से अगर कुछ हम करें तो डिस्टिलेशन वहां कर सकते हैं। क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल का जब रिफाइनरी किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उसको डीजल, पेट्रोल ये सब बनाया जाता है, तो उसका क्या होता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर आप लोग जानते हैं, आसूत जल जिसको कहा जाता है, 100% प्योर वाटर है, उसको हम लोग अलग करना चाहते हैं अनप्योर वाटर से, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर इसी प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है। किसके माध्यम से, डिस्टिलेशन के माध्यम से। डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से बनाया जाता है। जो वाइन, जो एल्कोहल के ही, जब एल्कोहल का प्योरीफाई किया जाएगा तो वाइन अलग करेंगे, विस्की अलग करेंगे, एल्कोहल का ही अलग अलग टाइप है। तो ये जो है हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। अगला देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से ये कहीं से अलग नहीं है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग नहीं है। बस कहां पर अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड्स का एकदम पास पास हो, जैसे कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री तो दूसरे का एकदम 40.5 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइप का अगर लिक्विड का मिक्सचर है तो उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन जिसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, बहुत इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत है, स्किल्ड लेबर की जरूरत है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एकदम पास पास है बॉइलिंग पॉइंट, हल्का सा भी दिक्कत हुआ तो दोनों उड़ जाएगा। ठीक है, दोनों उड़ जाएगा, तो आपका मिश्रण बचेगा ही नहीं। तो यहां पर बहुत ध्यान रखता है। और यहां पर देखिए, ज्यादातर मुख्यतः जो है क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम होता है, उसको रिफाइन करने में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल और भी कोल तार वगैरह का जब अलग अलग करना होता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग एकदम आसपास होता है, और उसको हमें अलग करना है, उसको रिफाइन करना है, तो उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है, उसके लिए मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है, उसके लिए मशीन बहुत तगड़ा क्वालिटी का चाहिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस टाइप से यूज किया जाता है। और याद रख लीजिएगा, जो जिस टाइप का मिक्सचर में, लिक्विड लिक्विड टाइप का मिक्सचर में हम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अगला है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलीकरण। देखिए, मिश्रण को, सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने का एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का मतलब तो जानते ही होंगे, क्रिस्टल आपके पास अगर किसी टाइप का क्रिस्टल है, कोई क्यूब है, आइस का क्यूब, बर्फ का टुकड़ा है, चीनी भी क्रिस्टल है, नमक भी क्रिस्टल, उसका जो सॉलिड्स होता है वो क्रिस्टल टाइप से छोटे छोटे टुकड़े में बटे होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, देखिए, ये क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रकार का मेथड है किसका, मिश्रण को अलग करने का, प्योर करने का। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखिए, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिस लिक्विड में अगर कहीं पर छिपा हुआ है सॉलिड पार्टिकल, याद रखिएगा, अगर किसी लिक्विड में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है सॉलिड पार्टिकल, तो उस लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को खींच करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अगर कोई एक ऐसा मिक्सचर है आपके पास, लिक्विड वाला मिक्सचर है, लिक्विड में सॉलिड वाला, किसका, लिक्विड में सॉलिड वाला अगर आपके पास मिक्सचर है, तो लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को खींच करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड, याद रखिएगा, सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, या फिर इसे यह कह सकते हैं मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड। अब इसका क्या एग्जांपल ये कह सकते हैं कि जो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, तो यहां पर सिंपल ये समझिए कि इसमें स्टेट का चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन जा रहा है, तो एक फिजिकल चेंज है, इस तरह से समझिए। हम लोग आगे फिजिकल और केमिकल
तो यहां से आप समझ गए क्रिस्टलाइजेशन को कि लिक्विड से सॉलिड निकाला मतलब क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, क्रिस्टल लिक्विड से अगर सॉलिड निकाल लिए उसकी क्रिस्टल को निकाल लिए। ये कैसे निकाल सकते हैं भैया, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम कैसे करवा सकते हैं। कोई लिक्विड में अगर सॉलिड है तो अगर लिक्विड को या तो लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाइए, लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या होगा, उड़ जाएगा, और जो उसमें सॉलिड छिपा हुआ है वो बच जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ा करके या फिर टेम्परेचर को घटाइए, जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा लिक्विड का, और लिक्विड फ्रीज करता है तो सॉलिड बन जाता है। तो लिक्विड से सॉलिड आप बनाइए टेम्परेचर बढ़ा करके या टेम्परेचर घटा करके। तो क्रिस्टलाइजेशन कब अकर करता है, मतलब किस तरह से, तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए या फिर घटाइए। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं साल्ट मतलब नमक। नमक को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो समुद्री पानी होता है, जो समुद्री जल होता है, सी वाटर होता है, जब सी वाटर में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इवेपोरेशन होता है, उसका क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा, मानते हैं आप जानते होंगे कि समुद्री पानी को निकाल निकाल करके गड्ढे में डाल दिया जाता है, और फिर वो पानी जो है वाष्पीकरण उससे होते जाता है, इवेपोरेट होते जाता है, और फिर वहां पर बच जाता है नमक के क्रिस्टल। क्या बच जाते हैं, नमक के क्रिस्टल। फिर उसको प्योरीफाई वगैरह करा के वो अलग बात है, लेकिन क्या बच जाते हैं आपके पास, नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो वो आपका एक मिश्रण था पहले, सी वाटर क्या है, एक मिश्रण है, और मिश्रण से हम क्या निकाल लिए, सॉल्ट निकाल लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से निकालते, किससे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से निकालते, टेम्परेचर बढ़ा करके। मान लिया कि पानी है आपके पास, और पानी में टेम्परेचर घटाते जाइए, कूल करते जाइए, और जब आप कूल करते जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा। तो आइस क्या है, सॉलिड है। तो टेम्परेचर घटा करके या फिर टेम्परेचर बढ़ा करके आप सॉलिड के क्रिस्टल लीजिए, आप करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो आपके पास केतारी, गन्ना, ईख, शुगर केन का जूस है, ठीक। तो उसके जूस से आप शुगर का क्यूब निकालते हैं ना, चीनी आप बनाते हैं ना। तो शुगर के जूस में जब वो लिक्विड था उसमें चीनी आप निकाले, मतलब सॉलिड क्रिस्टल निकाल लिए। कौन से प्रोसेस से निकाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से निकाले हैं। तो मिश्रण से इस प्रकार से अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मेथड्स है ये सब सारे, मिश्रण से अलग करने की। अब देखिए अगला जो प्रोसेस है वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। देखिए जब कोई भी किसी भी टाइप का सॉलिड होता है, जब वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, देखिए सॉलिड से जो इंटरमीडिएट अवस्था होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से स्टेट जो होता है चेंज करता है, अवस्था जो होता है वो इस प्रकार से चेंज करता है। लेकिन कोई कोई पदार्थ होता है, कोई जो सब्सटेंस होता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर जो होता है, वो डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रक्रिया दिखाता है। क्या, डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रक्रिया दिखाता है। और वो कौन होता है, तो उस टाइप का अगर कोई पदार्थ है, जब मान लिया कि कोई एक आपके पास मिश्रण है, कोई एक आपके पास क्या है, मिश्रण है, कोई एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में कोई ऐसा पदार्थ है जो कि सब्लिमेशन को दर्शाता है, जो ऊर्ध्वपातन को, जो ऊर्ध्वपातन, जिसका कि ऊर्ध्वपातन हो जाए, जिसका सब्लिमेशन हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास कपूर और किसका मिक्सचर है, कपूर और मान लीजिए कि कपूर और किसी और चीज का मिश्रण है जो कि सब्लिमेशन नहीं होता है। तो जब कपूर क्या होता है, सब्लाइम होता है, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस बनता है। तो कपूर को थोड़ा देर आप एयर में रख दीजिए या गर्म कर दीजिएगा तो डायरेक्ट क्या होगा, कपूर सॉलिड से वो तुरंत गैस बन जाएगा, और आपके पास जो मिश्रण बचा हुआ था उसका एक और पार्ट वो बच जाएगा। तो एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया दर्शाती है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रकार का मिक्सचर में हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रक्रिया से उसको अलग अलग कर लेते हैं, सब्लिमेशन प्रक्रिया से अलग अलग कर लेते हैं। और सब्लिमेशन पर दर्शाने वाला कुछ जो पदार्थ है, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर भी कहा जाता है, एक होता है बेंजोइक एसिड। क्या, बेंजोइक एसिड, ये भी आपका सब्लिमेशन प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, इसके ये भी डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है आपका सब्लिमेशन की प्रक्रिया से मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। आगे देखिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी मिश्रण से, किसी भी मिश्रण से, मिश्रण के कंपोनेंट्स को अलग करने का मेथड है, अलग अलग करने का मेथड है। क्रोमेटोग्राफी मतलब हिंदी में से वर्ण लेखन कहा जाता है। क्रोमा का मतलब ही होता है रंग। तो कोई भी मिक्सचर में उसके रंगों के आधार पर, उसके कंपोनेंट्स के रंगों के आधार पर उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मान लिया कि कोई मिक्सचर है आपके पास, ठीक है,
और मिक्सचर में उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं और अलग-अलग कंपोनेंट्स को उसके रंग के आधार पर, मान लिया कि रंग वाइज कंपोनेंट्स है, लाल है, हरा है, पीला है, ठीक है, उस टाइप के मिश्रण को अलग-अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, क्रोमेटोग्राफी। क्या करना पड़ता है, क्रोमेटोग्राफी। किसी भी मिक्सचर से रंगों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे कि खून से अगर कोई दवाओं को निकालना होता है तो खून का अलग कलर होता है, दवाओं का जो इरिटेट जो अलग होता है कलर, तो उससे निकालने में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी के लिए हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। और सिलिका जेल या फिर क्रोमेटोग्राफी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एडजॉर्प्शन के। किसके, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण, कि कोई भी अगर सिलिका जेल है और इस पर कोई मिश्रण को अगर छिड़क दो, अगर सिलिका जेल पर कोई मिश्रण को, कोई लिक्विड वाला मिश्रण हो या कोई मिश्रण को इस पर डाल दो, तो सिलिका का एक गुण होता है कि ये अलग अलग कलर को, ये अलग अलग रंगों को अलग अलग प्रकार से अपने ऊपर फैलाता है। लाल कलर को ये अलग प्रकार से फैलाएगा, अपने ऊपर फैलाएगा, छिड़ियाएगा, जो कह सकते हैं, अधिशोषित करेगा। हरा कलर को अलग प्रकार से करेगा। तो इसके प्रकार के, इसके अधिशोषित करने के, एड्जॉर्ब करने के आधार पर इसके अलग अलग कलर को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल को। चलिए, अब हमने एक चीज नहीं देखा था सॉल्यूशन में, उसे हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है, सॉल्यूशन। हमने देखा था कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाए और सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला जाए, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन का कभी कभी आपको निकालने बोल दिया जाए कि बताइए इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, मास परसेंटेज इसका क्या है। तो कोई सॉल्यूशन आपके पास है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, विलेय होता है। तो अगर आपका वेट बाय वेट परसेंटेज अगर निकालने बोले, तो दोनों का, सॉल्यूट का मास या फिर वेट और सॉल्वेंट का वाट, सॉल्यूशन का मास को आप उसके रेशियो को निकाल दीजिएगा, आपका वहां से मास परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए 100 ग्राम आपके पास नमक है और 100 ग्राम नमक को आपने 300 ग्राम वाटर में, पानी में घोल दिया, तो बताइए आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो 100 ग्राम घोल क्या हो गया, नमक का, और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा मास, तो 300 प्लस, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो 300 प्लस 400 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना होगा आपका, ये 1/4, तो क्या हो जाएगा 25%। तो मास परसेंटेज कितना हो गया इसका, 25%। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल भी बनाने दे दिया जा सकता है। आगे देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, V/V परसेंटेज, तो वॉल्यूम सॉल्यूट का लीजिए, यानी कि विलेय का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीजिए, आपको दिया रहेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा, और उस प्रकार से आप वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। और एक होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। तो इसमें क्या करना होगा, सॉल्यूट का आपको द्रव्यमान या फिर वेट लेना है और वॉल्यूम लेना है आपको सॉल्यूशन का, निकालिए, आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल और जो भी इसके एमसीक्यूज होंगे आपको ल्यूसेंट से करा दिया जाएगा, ल्यूसेंट या फिर क्राउन से, ठीक है। और इतना डिटेल में केमिस्ट्री को, अगर फिजिक्स को जब कवर करेंगे तो कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, आपको लगा है कि यहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी आप देख रहे हैं, कंटेंट में कोई जान है, तो जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और परीक्षा हॉल 247 को फैला दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप इसे बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसके एमसीक्यू लगाइए, और अगले क्लास में हम केमिस्ट्री के और टॉपिक पर एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। बस इतना हम लोग करके आपसे अलविदा लेते हैं। जय